हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि लीज अरेंजमेंट में कवर्ड है। आईएफआरएस 16 या फिर आप कह सकते हैं इंड एस 116 के हिसाब से हम लीज के आरओयू, राइट ऑफ यूज, और लीज लाइबिलिटी क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये समझें। ओके, सो सिंपली सबसे पहले समझते हैं लीज क्या है। लीज एक अरेंजमेंट है, एक अग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। ओके, यहाँ पर सिंपल बाइंग और सेलिंग से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जब असेट दिया जा रहा है तो उसके लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, इंस्टेड सिर्फ और सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारे पास पार्टी ए और पार्टी बी है। पार्टी ए ओनर है, ओके, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ असेट। ओके, अब पार्टी ए ने पार्टी बी को सेल आउट नहीं किया, इंस्टेड उसको दिया राइट ऑफ यूज, ROU, राइट ऑफ यूज, कि ओके पार्टी बी, आप मेरी असेट को यूज कर सकते हो। इसके बदले में पार्टी बी ने प्रॉमिस किया कि ओके ओनर भाई साहब, हम आपको इसके बदले में पेमेंट्स करेंगे। ठीक है, म्यूचुअली अग्रीड समय पर करेंगे। उन्होंने बोला 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, 6 महीना, जैसे भी बात करी गई है उस हिसाब से उनके पेमेंट्स किए जाएंगे। ओके, इन पेमेंट्स को कहा जाता है लीज पेमेंट्स। आप इसको एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए आम भाषा में अपन बोल सकते हैं इसको कि ये रेंट का अग्रीमेंट जैसा है। ठीक है, किराएदार क्या करता है, ओनर नहीं बनता उस प्रॉपर्टी का, पर उसमें रहता है, उसको यूज कर सकता है। ओके, उस पर्टिकुलर असेट को यूज कर सकता है और उसके बदले में वो किराया देता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम बात है कि इसको राइट ऑफ यूज दिया और इसने लीज पेमेंट्स का वादा किया। बात समझना, हमने बोला अगर लीज पेमेंट्स का वादा किया है तो ये जिसने, जो ओनर है और जिसने राइट ऑफ यूज दिया, ये कहलाता है लेसर। वेयर एज जिसको राइट ऑफ यूज मिलेगा और जिसको लीज पेमेंट्स करने हैं वो कहलाता है लेसी। ओके, अब यहाँ पर कहा जाता है कि दो पार्टी बी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्टी बी जो लेसी है वो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी की, फिर भी इसको राइट दिया जाता है कि हाँ, आप अपनी असेट्स को ROU असेट दिखाकर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, तो मतलब हम बात करें इन बुक्स ऑफ लेसी, इन बुक्स ऑफ पार्टी बी, दैट इज लेसी, क्या किया जाएगा, सिंपली आप बात समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये क्या करेगा, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेगा। ओके, अगर PPE है तो उसके अंडर ROU रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके अंडर ROU रिकॉर्ड करेंगे। प्लीज समझेंगे बात। राइट ऑफ यूज मिला असेट के लिए। अब ये असेट किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, क्या नेचर है। अगर असेट का नेचर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है IAS 16 के हिसाब से, तो आप उसे PPE मानेंगे, पर PP के अंडर एक सेपरेट लाइन ऑफ आइटम की तरह शो करेंगे ROU का फुल फॉर्म है राइट ऑफ यूज। वेरएज अगर आपने जो असेट लिया है, ओके, आप लेसी है, आपने जो असेट लिया है उसका नेचर ऑफ यूज अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंडर शो करेंगे राइट ऑफ यूज। ठीक है, हमें इतनी बातें समझ आती है। हमें रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है ये समझते हैं। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आप इनिशियल मेजरमेंट जब पहली बार रिकॉर्ड करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी, उसका लीज लाइबिलिटी का रिकॉर्डिंग करेंगे कि एक्चुअल में लीज लाइबिलिटी कितनी है। इसमें ऐड करेंगे अगर आपने कुछ भी और पेमेंट्स वगैरह पहले ही पे कर रखे हैं वो। अगर आपको कोई लीज इंसेंटिव रिसीव होगा, हमने अलग से वीडियो भी बना रखी है, शॉर्ट नोट्स में भी बता रखा है, शॉर्ट वीडियो में, कि लीज इंसेंटिव एक्चुअली में होता क्या है, अभी भी समझाऊंगी, पर वो डिडक्ट होगा। और उसके बाद में अगर कोई भी और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है वो ऐड हो जाएगी। कोई PV ऑफ कॉस्ट, डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रीस्टोरिंग, मतलब प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी अगर कुछ है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कर भी आप ऐड कर देंगे।
फाइनली जो अमाउंट आएगा वो राइट ऑफ यूज होगा। इस राइट ऑफ यूज को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इतना समझ आता है हमें। अब लीज इंसेंटिव क्या है? लीज इंसेंटिव, ओके, सिंपली अब हमें पता है कि जो भी पेमेंट्स देना है वो लेसी को ही पेमेंट देना है। ओके, पर अगर ऐसा कोई भी पेमेंट है जो लेसर को देना पड़े वो कहलाता है लीज इंसेंटिव। लीज समझेंगे, अगर ऐसा कोई भी अमाउंट है जो लेसर की जिम्मेदारी है देना, ओके, उसे हम कहेंगे लीज इंसेंटिव। ओके, सिंपली समझेंगे, एनी पेमेंट्स, एनी पेमेंट्स टू बी पेड बाय लेसर। ओके, अब बात समझना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ओके, हमारे पास लीज इंसेंटिव है, मतलब लेसर को पैसा देना है। एग्जाम्पल, ओके, ₹500। ओके, और मान लेते हैं कि लीज लाइबिलिटी है। ओके, एग्जाम्पल मान लेते हैं लीज लाइबिलिटी जो कि लेसी को देनी है, पार्टी बी को देनी है। एक बार मान लेते हैं एग्जाम्पल 10,000। तो 10,000 रुपए देने हैं और 500 रुपए लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? नेट जो डील करेंगे वो 9,500 की करेंगे, ऐसा होगा ना। हम नॉर्मली भी ऐसा करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि लीज इंसेंटिव डिडक्ट होता है। ओके, और नेट पेमेंट जो होगा, नेट डील होगी वो 9,500 की होगी। ओके, हमें क्लियर होता है। सिंपली आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, जो लीज इंसेंटिव रिसीव है वो लेस किया गया है। गुड, एनी डाउट? गुड। अब हम बात करते हैं इसके बदले में इसकी एंट्री क्या होगी और जो भी लीज पेमेंट्स है वो लेसी कैसे रिकॉर्ड करेगा। हम बात करें इन बुक्स ऑफ लेसी। अब लीज लाइबिलिटी की बारी आती है। लीज लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में लेसी लीज लाइबिलिटी दिखाता है, ओके, और आरओयू दिखाता है। अब इसका क्या अमाउंट होगा? तो नॉर्मली इसका अमाउंट कैलकुलेशन होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज या लीज पेमेंट्स, फ्यूचर कैश फ्लोज या फिर लीज पेमेंट्स जो भी है, इसका आप पेमेंट निकालेंगे। ऐड कर देंगे अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो, मतलब पीवी करा तो आपने डिस्काउंटिंग करी और आप हर साल एड अप करोगे या फिर बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट्स करोगे, मतलब इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। माइनस कर दोगे अगर आपने कोई लीज पेमेंट्स कर दिए तो, कोई लीज पेमेंट अगर आपने कर दिया वो माइनस कर दोगे। ओके, फाइनल जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा लीज लाइबिलिटी। ओके, ये कहलाएगा आपका लीज लाइबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट बात है कि बैलेंस शीट में इसे शो करते वक्त आपको दो हिस्से करने हैं। करंट लाइबिलिटी, ओके, करंट लीज लाइबिलिटी और नॉन करंट लीज लाइबिलिटी। समझेंगे, ये अगर लीज लाइबिलिटी है तो आप बोलेंगे करंट लीज लाइबिलिटी और नॉन करंट लीज लाइबिलिटी। बात समझना। फॉर एग्जाम्पल ये लीज पेमेंट 5 साल के हैं और आपने बैलेंस 1 साल का तो आपने पीएनएल में दिखाई दिया, बाकी 4 साल में से आप फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर का करंट शो करेंगे अमाउंट और नॉन करंट शो करेंगे बाकी 3 साल का। एग्जाम्पल 5 लाख की लीज है तो 1 लाख आपने फर्स्ट जो करंट ईयर का है वो आपने पीएनएल में शो कर दिया, बचे हुए 4 लाख को आप बची हुई यूजफुल लाइफ में या लीज लाइबिलिटी या आरओयू की लाइफ में डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं एक बार के लिए 4 साल है, 4 लाख रुपए है, तो 1 साल के अमाउंट को आप करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, और दूसरे अगले 3 साल जो बचे हुए हैं उनको आप नॉन करंट में शो करेंगे लीज लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो याद रखने। फर्स्टली, अगर आरओयू है, राइट ऑफ यूज है, तो वो लेसी अपनी बुक्स में दिखा सकता है, पर उनको शो करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नेचर है तो उसको पीपीई के नीचे दिखाना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नेचर है तो ये पर्टिकुलर आरओयू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंडर शो किया जाएगा। वहीं पर लीज लाइबिलिटी है, उसको बैलेंस शीट में एज इट इज वन फिगर नहीं दिखाना, इंस्टेड उसको बाइफरकेट करना है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ये छोटा सा सिनेरियो है, छोटा सा एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट है आपकी लीज का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही अगर आप सारे इंडेक्स समझना चाहते हैं विद एग्जाम्पल, ओके, तो आप जरूर से ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड के लिए लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो चेकआउट जरूर से करें, डाउनलोड जरूर से करें। वहां पर आप हमसे चैट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगले और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप हमारा वीडियो चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे सेफ।